जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है एकदम शानदार, लाजवाब, ज़बरदस्त, बेहतरीन, जिंदाबाद हैं और बहुत ही शानदार तरीके से मेरे सभी एसएससी जीडी के भाई बहन अपनी तैयारी कर रहे हैं। आशा करता हूं कि बहुत ही मेहनती तरीके से आप सारी चीज़ों को लेकर साथ में चल रहे होंगे और सारी चीज़ों से हमेशा मेरा आशय ये होता है कि चाहे वो आपका कॉन्सेप्ट क्लास लेना हो या फिर आपका सेल्फ रिवीजन करना हो। और आशा करूंगा कि पिछले 2 से 3 दिनों में तो आप सभी ने शायद पढ़ाई को बहुत ज़्यादा ना भी देखा हो। कोई दिक्कत नहीं है, हमें इंजॉय भी थोड़ा सा करना चाहिए। 11 तारीख की क्लास में भी मैंने यही कहा था कि इंजॉय भी ज़रूरी है। अब इंजॉय हो गया, देखिए हर समय पर हमें एक ही काम करना चाहिए। अगर आपने तब इंजॉय किया था तब इंजॉय अच्छे से करो। अगर आप इंजॉय हो गया हो तो अब पढ़ाई भी अच्छे से करें। ऐसा नहीं है कि इंजॉय के समय पढ़ाई कर पा रहे ना पढ़ाई हो रही ना इंजॉय, पढ़ाई के समय इंजॉय करने बैठे ना पढ़ाई हुई ना इंजॉय। तो अब पढ़ाई का समय है, अच्छे से पढ़ाई में दोबारा से जुट जाना है। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। बताएं सभी लोग कैसे हैं आप सब? तो प्रमोद हैं, मोहम्मद, तहजीब अभी हमारे साथ हैं और हमारे साथ हैं अशोक हैं, पवन जी हैं, आरिफ, प्रकाश हैं। बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड, शानदार। माया राज, एस के अब्दुल, माशिन हैं, पवन कुमार हैं। आपसे बातचीत करने के साथ साथ मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूँ ताकि क्वेश्चन का भी आंसर करते रहें और मैं आपसे बातचीत भी करता रहूँगा। तो प्रश्न है आज आपके लिए, क्वेश्चन है, कल वो उस दिन पढ़ा था हमने 1D मोशन। तो मुझे बताएंगे, क्या मैं पूछता हूँ कि जो विस्थापन है, क्या विस्थापन यानी कि जो आपका डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन जो है ये बड़ा हो सकता है दूरी से यानी कि डिस्टेंस से? आप सभी को यस या नो बताना है। बताइए, ये दूरी से बड़ा हो सकता है या नहीं, जल्दी से। शुभम, राकेश, गोलू हैं, प्रविंद हैं, सिंघम है, मनोज कुमार है, रवि, प्रियंका, बरिस्टर हैं, अमन शर्मा है। बहुत सारा स्वागत है आप सभी का। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री राम, राधे राधे, गुड इवनिंग। तो इस प्रश्न का आंसर करें और फिर हम आगे बढ़ें। शायद आपको याद ना हो, काफी सदियों पुरानी बातें हैं। हमने स्टार्ट किया था एक चैप्टर मोशन यानी कि गति, और मोशन में हमने पहला टॉपिक जो देखा था वो था आपका 1D मोशन, एक विमीय गति। एक विमीय गति में कुछ पॉइंट्स रह गए थे, उनको हम कवर करेंगे और आज हम साथ ही स्टार्ट कर देंगे आपका 2D मोशन यानी कि द्विविमीय गति। चलिए, तो लाजवाब, एकदम सभी का शानदार आंसर आता हुआ, वाकई बड़े ही मेहनती बच्चे हैं। और मैं देख पा रहा हूँ कि किसी एक सिंगल बच्चे का इस प्रश्न का तो गलत आंसर नहीं है। भाई वाह, दिल खुश कर दिया तुमने, तो बढ़िया रिवीजन चल रहा है। 3 दिन पहले की पढ़ी हुई चीज का आपको आंसर याद है और क्या ही चाहिए। मेरा दिल बड़ा खुश हुआ आप सभी से। तो मेरे प्यारे जवानों, आप सभी कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ऐसा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि विस्थापन जो है वो हमेशा छोटा होता है या बराबर होता है दूरी के, बड़ा तो कभी भी नहीं ही हो सकता है। चलिए जी, अब चलते हैं आज की अगली कहानी पर। चलिए, चलिए शुरू करते हैं, है ना? ठीक है। तो उस दिन हमने जो पढ़ा था वो एक बेसिक आइडिया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा था, विस्थापन और दूरी, यानी कि दो राशियां तकरीबन तकरीबन हमने कवर कर ली थी। अब चलते हैं इस चैप्टर की तीसरी क्वांटिटी पर, थर्ड राशि पर, जिसका नाम है, जिसका नाम है दूरी। तो आज बात करेंगे हम, सॉरी, वेग, वेग यानी कि वेलोसिटी। देखिए क्या होता है वेलोसिटी। तो पहले आप वेलोसिटी का फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूले से ही आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। वेलोसिटी का फॉर्मूला है
विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय, यानी कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इस बात का क्या अर्थ है? देखो, जब इस बात का अर्थ है कि जब भी विस्थापन समय के साथ होगा, यानी कि जब भी किसी वस्तु में, जब भी किसी वस्तु में डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ होगा, विस्थापन समय के साथ होगा, तो उसे हम वेग कहेंगे, वेलोसिटी कहेंगे। भाई जैसे मान लीजिए किसी कोई कार चल रही है, उसका कोई विस्थापन होगा। अब मैं कहूं कि इसका विस्थापन 5 मीटर है 2 सेकंड में, तो इतनी बड़ी बात को कहने की बजाय मैं कह दूंगा इसका वेग है 5/2 मीटर पर सेकंड या 2.5 मीटर पर सेकंड। ठीक है। अब परिभाषा कैसे बनती है? तो कभी हमें इस तरह के फॉर्मूलाज को रटना ही नहीं है, हमें सीखना है। कैसे? समझो। याद रखना, किसी भी राशि के साथ अगर समय का भाग लगता है, अगर किसी भी क्वांटिटी के साथ टाइम का डिवाइड लगता है, तो ऐसे लिखेंगे कि विस्थापन, क्योंकि विस्थापन के साथ टाइम का डिवाइड है, तो हम लिखेंगे विस्थापन की दर। टाइम के डिवाइड का मतलब दर। विस्थापन की दर को वेग कहते हैं, विस्थापन की दर को वेग कहते हैं। ठीक है। इंग्लिश वाले कहेंगे, रेट शब्द लगा देंगे बस, कि रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एज वेलोसिटी, रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एज वेलोसिटी। ठीक है। तो जरा बताइए, क्या आपको ये बात समझ में आ गई है कि हाँ भैया, अब हमें परिभाषा रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस जब भी हम देखेंगे कि विस्थापन समय के साथ है तो हम कह देंगे वेग है। जैसे अगर मान लो कोई आदमी आपसे कहता है कि किसी वस्तु का जो विस्थापन है ना, वो 10 मीटर है, कितने समय में भैया? 2 सेकंड में। तो इतनी बात कहने के बजाय आप ये कह सकते हो कि इसका जो वेग है वो क्या है? भाई विस्थापन बटे समय 10/2 हो जाएगा, यानी कि 5। ये मीटर, ये सेकंड, तो मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड। तो इतना बड़ा कहने के बजाय आप ये कह दो कि भैया इसका वेग 5 मीटर पर सेकंड है। तो बड़ी चीजों को छोटा बनाने के लिए ही तो हम एक नई परिभाषा का जन्म देते हैं। इतनी सी बात है बस, है ना? चलो, सोनू धामा बहुत बढ़िया, क्लास में कभी समझ नहीं आया, लेकिन शायद अभी उनको अच्छे से आ रहा है। वेरी गुड। तो मात्रक क्या हो गया? अब देखिए, मैंने वादा किया था कि मात्रक हम हमेशा समझेंगे, यूनिट कभी भी रटेंगे नहीं, क्योंकि वो संभव ही नहीं है। भाई जैसा कि मैंने आपको बताया, विस्थापन का मात्रक मीटर और समय का सेकंड, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा जी? मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड, यानी कि मीटर पर सेकंड। बताइए, क्या मेरी बात सही है? क्या मेरी बात सही है? जल्दी बताइए। जी सर, समझ में आ गया, बहुत ही बढ़िया। विस्थापन समय की दर को कह सकते हैं क्या? विस्थापन की समय दर को बिल्कुल कह सकते हैं। अब कैसे भी कह सकते हैं, बस विस्थापन और दर शब्द का इस्तेमाल होना चाहिए। ठीक है, चलो, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। अब देखते हैं इसकी डायमेंशन, यानी कि विमा। तो विमा को लेके भी हमारा जो वादा था वो क्या था कि भैया रटेंगे नहीं। ठीक है। अब देखो भाई, जो जो बच्चे विमा को सीखना चाहते हैं उनको बेसिक तो ये पता होना चाहिए कि मीटर के लिए क्या लिखते हैं और सेकंड के लिए क्या लिखते हैं। तो मीटर के लिए हमने देखा था क्या लिखते हैं? एल, एम नहीं लिखते मीटर के लिए, एल। सेकंड के लिए क्या लिखोगे? टी। तो क्या बन जाएगा ये? एल टी की पावर यहां 1 है, ऊपर जाके -1 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा LT-1। मजे की बात है। वाह यार, गजब गजब बच्चे, गजब, बेहतरीन, एकदम शानदार कर रहे हैं आप सब लोग। अब देखिए आप, कि आपसे पूछा जाएगा कि ये राशि सदिश है कि अदिश है। तो देखो, लगभग 80% एक जुगाड़ बताता हूं मैं तुम्हें। जैसे वेग है, वेलोसिटी है, ये एक सदिश राशि से मिलकर बन रही है। आपको याद हो, सदियों पुरानी बात है, विस्थापन एक सदिश राशि हुआ करता था, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी हुआ करता था। तो एक सदिश राशि से मिलकर बना है, तो ये भी कैसी होगी? एक सदिश ही राशि होगी, यानी कि ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी।
तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि क्या तुम्हें ये सारे पॉइंट रटने की जरूरत है, तो जो मेरे सभी प्यारे बच्चे शायद ये कहेंगे कि नहीं भैया, हम केवल इसको याद कर लेंगे और सारी चीजें तो इसी से बन चुकी हैं। ये होता है चीजों को समझ के पढ़ने का टक से फायदा। जरा बताइए कैसी रही। दोनों कह रहे हैं सर इस तरीके से स्कूल वाले सर नहीं समझाए थे सर जी। आपसे पढ़कर बहुत अच्छा लग रहा है भाई, बहुत सारा प्यार। सर अपना वॉच जब सिलेक्शन के बाद आऊंगा तो दे देंगे। तुम आओ सिलेक्शन के बाद, तुम्हें वॉच मिल जाएगी, ठीक है भाई। चलिए, तो आशा करूंगा कि ये चीज क्लियर हो गई होगी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब चलती है, मयूर का डाउट क्लियर करेंगे। और ये हो गई इस चैप्टर की तीसरी राशि, तो इस पे नंबर 3 ही डाल देते हैं ना। अब चलते हैं इस चैप्टर की फोर्थ क्वांटिटी की तरफ, जिसका नाम है चाल, यानी कि स्पीड। और देखिए, चाल का पहले फॉर्मूला याद रखो कि ये होती है दूरी बटे समय, यानी कि ये होती है आपकी डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखो, क्या कोई जवान है जो केवल इसी फॉर्मूले से मेरे साथ साथ सारी इंफॉर्मेशन मुझे लिख के दिखा दे, वही वेग जैसी। अब एक बच्चा कह रहा भैया फर्क क्या है, सुनो। अगर विस्थापन समय के साथ परिवर्तित हो तो वेग, डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ चेंज हो तो वेलोसिटी, लेकिन अगर डिस्टेंस टाइम के साथ चेंज हो तो चाल कह दोगे, दूरी समय के साथ चेंज होगी तो स्पीड कह देंगे। बस ये फर्क है और कोई फर्क नहीं है। और एक आधा फर्क आपको आगे समझ में आएगा। तो जरा बताइए कि कौन इसकी परिभाषा लिख के दिखा सकता है, मेरा कोई जवान। सर मैं साइंस साइड से हूं, आपसे पढ़कर साइंस और अच्छे समझ में आ रही है। अविनाश, अवनीश यादव भाई, बहुत सारा प्यार। बाकी आपसे बड़े ही मेहनती हैं और अच्छे से याद करते हैं। सचिन यादव सर एकदम दिमाग में फंस जाता है, जैसे तुम उनके जाल में फंस गए थे, है ना। देखो, एक कह रहा है कि सर ये आपसे वॉच लेने की बात कर रहा है, जबकि इन्हें तो गुरुओं को देना चाहिए था। हाँ यार, कह दो, तुम सही रहे हो। ये पुराने समय में यार एकलव्य ने देखो अंगूठा दान कर दिया था। और भाई तुम यार उल्टा मांगते रहते हो। चलो अंगूठा ना सही, ये वाली उंगली दान कर देना, ठीक है, कलेक्शन के बाद। चलिए प्रांशु, बहुत सारा आभार। राकेश कुमार, काश मुझे भी मौका मिलता पूरी साइंस पढ़ाने का, लेकिन एक ही विषय की क्लासेस बहुत सारी हो जाती हैं। तो सभी बच्चे एकदम शानदार परिभाषा लिख रहे हैं और मजा आ गया। सभी कह रहे हैं कि सर जो अब दूरी में समय का भाग लग रहा है, तो दूरी की दर को चाल कहते हैं। दूरी की दर को चाल कहते हैं। बड़ा ही लाजवाब आप सभी की बातें हैं। यानी कि रेट ऑफ रेट ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड एज स्पीड। रेट ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड एज स्पीड। बड़ी ही शानदार बात। और अगर मैं आपसे ये कहूं कि भैया ये कैसी राशि है, तो आप कहोगे अदिश से मिलकर बनी है, तो एक अदिश ही राशि है। आप सभी लॉजिक समझ गए होंगे। अच्छा, मात्रक, अरे मेरे भैया, मात्रक तो एक बात बताइए कि मीटर में ही मापी जाएगी, सेकंड में मापी जाएगी, तो मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड, यानी कि मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड, ठीक है। उसके बाद इसकी डायमेंशंस क्या होंगी, इसकी डायमेंशंस क्या होंगी, इसकी विमा क्या होंगी। तो इसकी विमा जो होंगी, भैया जब मात्रक विस्थापन के जैसा है तो भाई बिल्कुल विमा भी मात्रक की जैसी होनी चाहिए, मतलब विस्थापन की जैसी होनी चाहिए, क्योंकि विमा मात्रकों से बनती है। तो मीटर के लिए फिर से भाई एल, समय के लिए टी, तो क्या लिखोगे, एल टी माइनस वन, ठीक है। कुछ और तो नहीं बचा। तो सारी जानकारी केवल आप एक फॉर्मूले को याद रख के रख सकते हैं। प्रदीप, जरा बताइए, क्लियर है।
सारे बच्चों का बहुत सारा आभार आ रहा है और मैं वाकई धन्य हूँ। बहुत सारे बच्चे इतना प्यार दे रहे हैं और आप सब लोग बड़े ही अच्छे हैं, मतलब हैबिट के अच्छे हैं, व्यवहार के अच्छे हैं, तभी आप सब लोग इतना सारा प्यार देते हैं। बाकी तो कौन किसको याद रख रहा है। बच्चे कहते हैं भैया पैसे दिए हैं, पढ़ रहे हैं। मुन्नी कह रहे हैं सर अगर हम अंगूठा दे देंगे तो मेडिकल में अनफिट हो जाएंगे, फिर तो जॉब भी चली जाएगी ना हम। अरे नहीं नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ, कोई अंगूठा नहीं मांग रहा। चलिए जी, क्लियर है सभी को। रॉयल्टी -1 बहुत बढ़िया तरीके से सब लोग कह रहे हैं। मतलब आप ये देखें कि अगर आप समझ के चीजों को पढ़ते हैं तो आपको एक ही चीज से बहुत सारी चीजें आराम से क्लियर होती हुई चली जाती हैं। चलिए, और देखिए बड़ी खूबसूरती की बात है कि हर एक राशि की निर्भरता पिछली वाली राशि पर है। क्या मैं सही कह रहा हूं? भैया आपने देखा, पहले हमने पढ़ा विस्थापन और दूरी। विस्थापन और दूरी यानी डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, उनसे ही मिलकर अगली दोनों राशियां बनी, वेग और चाल, वेलोसिटी और स्पीड। अब देखो अगली जो राशि है वो और इनसे मिलकर बनेगी। तो अगली राशि जो है ये है आपका त्वरण, यानी कि एक्सलरेशन। त्वरण यानी कि एक्सलरेशन। अब देखो त्वरण का मैं फॉर्मूला बस बोलूंगा और आप सब लोगों को तुरंत परिभाषा समझ में आ जाएगी। उससे भी पहले इसकी समझ होना बड़ा जरूरी है कि आखिर ये एक्सलरेशन यानी कि त्वरण जो है ये होता क्या है। देखो, जैसे मान के चलो आप जा रहे हो बाइक पे और आपका दोस्त अचानक से कहेगा पीछे बैठा हुआ, ओए स्पीड बढ़ा दे यार, एक्सीलेटर दे एक्सीलेटर, कहेगा। तुम कहोगे कहाँ है, तुम स्कूटी जा रही है, समझ गए? तो कहीं ना कहीं आप क्या कह रहा है आपका दोस्त, एक्सीलेटर देने का मतलब वो कह रहा है कि जो बाइक है उसकी वेलोसिटी को बढ़ा दे। अब मैं वेलोसिटी क्यों कह रहा हूँ, स्पीड क्यों नहीं कह रहा? वेलोसिटी क्यों कह रहा हूं मैं उसको, जो आप चल रहे हैं, क्योंकि आपका दोस्त चाह रहा है कि आप आगे की डायरेक्शन में ही चलो। भाई एक्सिलरेट करने का मतलब क्या है, त्वरण का मतलब क्या है, हिंदी में त्वरण बोलेंगे उसको, कि आप वेग को बढ़ा दें तो आगे की दिशा में बढ़ाए, है ना? भाई वेग को तो पीछे की दिशा में भी बढ़ा सकता है, ऐसे मोड़ के घुमा देगा, आपकी चाहत थोड़ी पूरी होगी। तो जब भी दिशा की बात होगी तो हम वेग का नाम लेंगे, वेलोसिटी का नाम लेंगे, स्पीड का नाम नहीं लेंगे, है ना? तो आपका दोस्त कहेगा वेलोसिटी, वेलोसिटी को चेंज कर दे, चेंज करने का मतलब बढ़ा दे, है ना? तो अच्छा, जैसे ब्रेकर आते हैं तो आपका दोस्त आपके कंधों को ऐसा दबाता है, जैसे वो कहना चाह रहा है ब्रेक लगा ले। तो वो क्या चाहता है, वो क्या चाहता है कि वेलोसिटी कम हो जाए। तब भी आप बाइक को क्या कर रहे हैं, डी एक्सलरेट कर रहे हैं, यानी मंदित कर रहे हैं। तो वेग का परिवर्तन ही क्या कहलाता है? परिवर्तन में दोनों चीजें आती हैं, घटना भी आता है, बढ़ना भी आता है। अच्छा, जब हम कह रहे हैं वेग कम हो रहा है तो मैं कह रहा हूं मंदन हो रहा है। मंदन को ही हम ऋणात्मक त्वरण भी कह सकते हैं। कुल मिला के सारा खेल है वेग परिवर्तन का, या तो आप घटाइए या बढ़ाइए। तो अगर आप वेग का परिवर्तन करते हैं, और निश्चित ही देखिए, आप लिखें चाहे ना लिखें, आप अगर चेंज इन वेलोसिटी कर रहे हैं, और किसके साथ कर रहे हैं आप, निश्चित ये टाइम के साथ होगा। ऐसा थोड़ी है कि जब आप वेग को परिवर्तित कर रहे हैं तो घड़ी रुक चुकी है, नहीं। तो समय तो मेरे बच्चे आना ही आना है, समय तो आना ही आना है, टाइम तो आना ही आना है। तो अगर अब मैं आपसे डेफिनेशन पूछूं तो क्या आप नहीं कह दोगे कि भैया वेग परिवर्तन है, वेग परिवर्तन है और उसकी दर है। तो वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यानी कि यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है ना? अब देखो, मैं आपसे पूछता हूं कि इसका मात्रक बताओ, इसका मात्रक बताओ, इसकी यूनिट बताओ, तो आप क्या कहोगे? अब देखो इसकी यूनिट समझो थोड़ा सा ध्यान से। वेग की यूनिट क्या कहोगे आप कहोगे वेग की जो यूनिट होती है, केवल वेग की वेलोसिटी की, ये होती है मीटर पर सेकंड। ध्यान से देखना, मीटर पर सेकंड। अभी मैंने वेग की यूनिट लिखी है, सेकंड जो है इसी में आ रहा है, और एक सेकंड इसका भी आएगा, जो कि कहां लिखा जाएगा, नीचे लिखा जाएगा। तो ये हो जाएगी आपकी मीटर
पर 2 सेकंड है, सेकंड का स्क्वायर, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, यानी कि शॉर्ट में ऐसे लिख दो इंग्लिश में, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। अगर सेकंड को ऊपर पूछ ले तो ये हो जाएगा मीटर सेकंड की पावर -2, ऐसे करके, ठीक है। नीचे रहेगा तो +2, ऊपर रहेगा तो -2। अच्छा, मैं आपसे विमा पूछूं, अगर मैं आपसे डायमेंशन पूछूं तो आप कहोगे मीटर के लिए एल लिख देंगे, समय के लिए टी लिख देंगे, LT-2 हो जाएगा। साथ ही मैं आपसे पूछूं कैसी राशि है, तो वेग एक सदिश राशि है और इसमें आपने देखा दिशा भी है, सदिश राशि है, यानी कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, बोलो सही समझ में आया? बहुत बढ़िया गौरव कुमार, वेरी गुड, वेरी गुड रोहित, बहुत बढ़िया भैया, शानदार, कॉन्ग्रेचुलेशन। बहुत बढ़िया काजल कुमारी, कितने शानदार आंसर कर रहे हैं यार, गजब के बच्चे, एकदम लाजवाब। तो मुझे लगता है कि अगर आप खुद से आंसर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं टॉपिक आपके खून में WBC, RBC, हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट्स सब में मजेदार तरीके से सेट हो चुका है ना। अच्छा, अब देखो एक बात है भाई, त्वरण क्या है? वेग का परिवर्तन। अब मेरे दोस्त, वेग के परिवर्तन में तो दोनों चीजें आती हैं भाई। अगर आप कह रहे हो कि भैया ये है वेग का परिवर्तन, यानी कि ये है चेंज इन वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी में तो दोनों चीजें आती हैं। थोड़ा बड़ा लिख देता हूं ना, फिर देखने में दिक्कत आती है। चेंज इन वेलोसिटी में तो दोनों चीजें आती हैं भाई। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या है कि पहले मान लो आप वेग कम था, अब आपने ज्यादा कर दिया, तो वेग आपका बढ़ सकता है, वेग बढ़ रहा है, यानी कि वेलोसिटी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। या ये भी हो सकता है कि आपकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो रही हो, घट भी सकती है। दोनों ही बातें संभव हैं। तो देखिए, अगर वेलोसिटी बढ़ती है, अगर वेलोसिटी बढ़ती है तो आप इसको त्वरण ही कहते हैं, यानी कि एक्सेलरेशन ही कहते हैं, ठीक है। और अगर वेलोसिटी घटती है तो आप इसको मंदन कहते हैं, यानी कि आप इसको रिटार्डेशन कहते हैं, ठीक है। आप इसको क्या कहेंगे? रिटार्डेशन कहते हैं। चलिए जी। हैप्पी भाई दूज भाई, मेरी सभी बहनों को आ, हैप्पी भाई दूज। और मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करूंगा कि सभी बहनें हमेशा स्वस्थ रहें, पढ़ाई में अपना मन लगा के पढ़ें और निश्चित तौर पर सफल हों। सुधांशु बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशंस, मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। ज्ञान जी, कोशिश होती है कि एक थोड़ा सा आसान भाषा में हम चीज़ों को लेकर चलें। बहुत 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 सारा आभार। बहुत बढ़िया। क्लियर है? तो ये हो गया आपका। एक कह रहा है मीटर को एल लिखो। अरे दोस्त, ये तो संकेत है, मीटर का संकेत एम है, विमा के लिए एल लिखते हैं। संकेत मीटर का एम ही है, लेकिन विमा के लिए एल लिखते हैं, ठीक है भाई। तो ये हो गया आपका एक्सेलरेशन, यानी कि त्वरण, और त्वरण से संबंधित सारी बातें। अगर ये क्लियर हो तो एक बार थम्स अप करें, और फिर हम चलते हैं एक बहुत बढ़िया से मुद्दे पर, जिसका नाम है गति के समीकरण। गति के समीकरण, यानी कि इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, गति के समीकरण, यानी कि इक्वेशन ऑफ मोशन। बताइए एक बार, सभी को क्लियर है? कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। चलो जी, आर्मी की तैयारी बिल्कुल हो जाएगी किट्टू इससे।
बहुत बढ़िया, सभी के थम्स अप हैं, एकदम जबरदस्त बेहतर तरीके से आपको सारी चीजें समझ में आई हैं। अब सुनिए, आगे चलें, थोड़ा सा अगले मुद्दे को कवर करें। मान के चलिएगा कि ये आप हैं, ये आपका दोस्त है, और आपका दोस्त जा रहा है एक साइकिल पे। ये तो देखो, मैं बनाता हूं एक बेहतरीन सी साइकिल। तो मेरी ड्राइंग बचपन से ही अच्छी है, इसलिए साइकिल में तो कोई दिक्कत मुझे आएगी नहीं। ये बन गई साइकिल, ठीक है। अब यहां पर साइकिल पर बैठा हुआ है वही आपका दोस्त जो पैसे लेके नहीं देता है और मस्त तरीके से आपकी तरफ देखता हुआ हंसता हुआ जा रहा है। और इसकी जो साइकिल की गति है, मान लीजिए वो, मैं अपनी तरफ से लिख रहा हूं, सारी चीजें अपनी तरफ से लिख रहा हूं, मान लो 5 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। अच्छा, आपने क्या किया, तुम कह रहे अरे ना जावे हाँ, तो पैसा ने तो देवे ना है, ऊपर से हंस और रहा देख के तुमने इसको धक्का दिया, और धक्का देते ही इसकी साइकिल की जो गति है, मान लो वो क्या हो गई, छोटा क्यों नहीं हो रहा यार, चलो, इसकी साइकिल की गति थोड़ी सी ऐसे बढ़ गई, मान लो ऐसे बढ़ गई इसकी साइकिल की गति। एक सेकंड रुकिए, इसकी साइकिल की गति बढ़ा देते हैं। इसकी साइकिल की गति यहां से टिक ऐसे भगा यूं एकदम से। तो तुमने क्या लगाया, तुमने कुछ फोर्स लगाया होगा, और मान लो इसकी गति हो गई 10 मीटर प्रति सेकंड, और ये हुई मान लो 3 सेकंड में। ये सब मैं अपनी तरफ से लिख रहा हूं, ठीक है, जस्ट आपको समझाने के लिए। और मान लो इतने समय में इसने कुछ दूरी चली, और दूरी कितनी थी वो मान लो 20 मीटर इसने दूरी चली, ठीक है जी। चलिए, अब एक बात बताओ मुझे कि ये क्या थी, इसकी प्रारंभिक गति थी, इनिशियल वेलोसिटी थी। तो हम अब जब प्रारंभिक गति की बात करेंगे, जब भी कोई वस्तु चल रही होगी और बात आएगी उसकी इनिशियल वेलोसिटी की, तो उसको हम दिखाएंगे लेटर यू से, ठीक है। और जब बात आएगी अंतिम गति की, जब बात आएगी अंतिम गति की, यानी कि फाइनल वेलोसिटी की, फाइनल वेलोसिटी की, तो उसको दिखाएंगे हम v से। प्रारंभिक गति u से, फाइनल यानी अंतिम गति v से। ये जो गति है इसकी, इसको v से दिखाएंगे, ठीक है। अच्छा, इसके द्वारा जो विस्थापन तय किया गया है, इसके द्वारा जो डिस्प्लेसमेंट चला जाएगा, उसको दिखाएंगे हम विस्थापन को। ये सिंबल्स हैं, ठीक है। इतना बड़ा बड़ा ना लिखने की बजाय हम किसका इस्तेमाल करते हैं, सिंबल्स का। ये विस्थापन 20 जगह लिखना हुआ, इतना बड़ा बड़ा थोड़ी ना लिखेंगे, हम छोटे छोटे सा लिखेंगे। और जो समय लगा इस पूरी प्रक्रिया में, गति के परिवर्तन में जो टाइम लगा है, उसको हम टी से दिखाएंगे। अब देखो, निश्चित ही या तो गति बढ़ी होगी, जैसे मैंने कहा, मान लो आपने धक्का दिया तो बढ़ गई, हो सकता है कि गति घट भी जाए। तो गति घटे या बढ़े, त्वरण तो आएगा, है ना, त्वरण तो आएगा, त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन। अच्छा, एक चीज और देखो, यहां हमने देखा कि अगर वेग घटेगा तो इसको हम मंदन कहेंगे, और मंदन को ही हम इसको तो त्वरण कहेंगे, ऋणात्मक त्वरण भी कहते हैं। मंदन को ही हम ऋणात्मक त्वरण यानी कि निगेटिव एक्सेलरेशन भी कहते हैं, ठीक है। निगेटिव एक्सेलरेशन भी कहते हैं, ऋणात्मक त्वरण को ही हम निगेटिव एक्सेलरेशन भी कहते हैं। तो त्वरण या तो पॉजिटिव आएगा या निगेटिव आएगा, वो अलग की बात है, ए ले लेंगे, ठीक है। चलिए, तो इसको हटा देते हैं, इसका काम खत्म हो गया, तुम्हारे मित्र का ये हो गया गायब। अब बात आती है कि ये आपने क्यों बताया। देखो, ये 5 पैरामीटर्स हैं। कितने पैरामीटर्स हैं, 5 हैं। कहाँ कहाँ है 5, एक पैरामीटर, 2 हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, और पांचवा हो गया। तो ये जो पांचों पैरामीटर्स हैं, इनमें संबंध देने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं गति के समीकरण, और गति के 3 समीकरण हैं। कितने समीकरण हैं, 3 समीकरण हैं। तो गति का जो पहला समीकरण है, जो फर्स्ट इक्वेशन है, याद रखना, ये क्या है, ये गति के समीकरण है, ठीक है। गति का जो प्रथम समीकरण है, ये नियम नहीं है, ये क्या है, समीकरण है।
जो हमें गति के इन 5 पैरामीटर्स के बीच में संबंध देते हैं। पहला समीकरण है, सीधे सीधे आपको याद रखने हैं, v बराबर u प्लस ए टी, ए गुणा टी है ये, ठीक है। अगर हम बात करें सेकंड इक्वेशन की, हालांकि सभी बच्चों ने लिख भी दिया है, तो ये है s इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 a इंटू टी का स्क्वायर। ये सीधे सीधे ऐसे याद रखनी है। क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये पहला है दूसरा है? नहीं, ये आपको सीक्वेंस में ही याद रखनी है ना। उसके बाद थर्ड इक्वेशन जो है आपकी, थर्ड इक्वेशन जो है ये होती है v का स्क्वायर बराबर u का स्क्वायर प्लस 2as। v का स्क्वायर बराबर u का स्क्वायर प्लस 2as। एग्जैक्टली आपको इसी प्रकार से इनको याद रखना है। अब बात आती है, यहां तक शायद सबको याद है, तो अब बात आती है कि इनकी खोज किसने की थी। हु वाज द इन्वेंटर, इसकी खोज किसने की थी? तो दोस्तों, बच्चे अक्सर समझते हैं गति के नियम इनको, और पहला ऑप्शन मिलेगा सर न्यूटन, आप लगा के चले आएंगे, आपको नहीं करना है। न्यूटन साहब ने नहीं की थी, इनकी खोज की थी एक बड़े ही फेमस साइंटिस्ट हुए गैलीलियो गैलीली। इन इंग्लिश दोनों में नाम तो यही रहेगा, गैलीलियो गैलीली साहब ने इनकी खोज की थी। जरा बताइए, क्लियर है भाई? अमरिंदर जी कह रहे हैं भैया आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, फिजिक्स वाला के बाद आपका रैंक है। फिजिक्स वाला के सर बहुत ही गजब के शानदार पढ़ाते हैं, और खैर मेरी तो बहुत अच्छे हैं वो। बाकी आप अगर मेरी तुलना उनसे कर रहे हैं, थोड़ी सी भी तुलना, तो मैं अपने आप को बड़ा ही भाग्यवान समझूंगा। आर्मी के लिए बिल्कुल काफी है। जरा मुझे बताइए, क्या इतना आपको क्लियर है कि 3 समीकरण है गति के, और तीनों के तीनों किसने दिए हैं? ये आपको गैलीलियो गैलीली साहब ने दिए हैं। बहुत ही जबरदस्त साइंटिस्ट। क्वेश्चन कैसे आएगा आपके स्तर पे? पूछा जाएगा, बताओ निम्न में से गति का कौन सा पहला समीकरण है, निम्न में से गति का कौन सा दूसरा समीकरण है, निम्न में से गति का कौन सा तीसरा समीकरण है। इसी प्रकार के सीधे सीधे प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है जी, तो आशा करूंगा कि इतनी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। आपके इस स्तर पर इतनी ही चीजें बस आपसे पूछी जाएंगी, बहुत ज्यादा गहराई में वो नहीं जाता है। क्या कोई न्यूमेरिकल बनेगा? नहीं, कोई न्यूमेरिकल बनने के कोई भी चांस यहाँ से नहीं होते हैं। दे देगा ये इक्वेशन, बताइए कौन सी है गति का दूसरा इक्वेशन है, या पूछ लेगा निम्न में से गति का दूसरा ही समीकरण कौन सा है, तो आप कहोगे ये है। तो इसी के साथ मैं इस चैप्टर को कहता हूं कि इसका हो गया द एंड, और अब हम अगले चैप्टर पर चल सकते हैं, जिसका नाम है, देखो हम पढ़ क्या रहे हैं पहले रिवाइज कर लो। हालांकि सदियों पुरानी बातें हैं कि भैया हमने शुरू किया था एक चैप्टर मोशन यानी कि गति, और गति में हमने 2 पार्ट बांटे थे, एक तो 1D मोशन, एक विमीय गति, और एक पार्ट बांटा था 2D मोशन यानी कि द्विविमीय गति। तो गति का ही अगला वाला पार्ट चलेगा 2D मोशन यानी कि द्विविमीय गति। तो इसके आगे जितनी भी कहानी हम कहेंगे वो होगी आपकी 2D मोशन की यानी कि द्विविमीय गति की। इसके बाद की सारी चीजें संबंधित होंगी द्विविमीय गति से। तो क्या आप द्विविमीय गति में एंट्री लेने के लिए तैयार हैं? एक बड़ा ही रोचक सा टॉपिक है, बेहतरीन शानदार सा, द्विविमीय गति। जरा मुझे सभी कंफर्म कीजिए, फिर मैं आपको आगे लेकर चलूं और चलें इसके इंट्रोडक्शन पे। चलिए, बहुत बढ़िया, सभी को समझ में आ गया है, वेरी गुड। बोरिंग का फील ही नहीं होता है सर, अमन कुमार। चलिए फिर तो बहुत बढ़िया है जी। दूरबीन की खोज जिन्होंने की थी वही साइंटिस्ट है। ऐसा नहीं है कि सर उन्होंने तो दूरबीन की खोज की थी, आप यहाँ क्यों लिखवा रहे हैं? अरे भैया, आप जैसे मान लो उससे भी लड़ाई कराते हैं, सौरभ से लड़ाई कराए, तो पप्पू से भी तो लड़ाई कराओगे। एक काम 2 आदमी कर सकता है, तो वैसे ही उन्होंने भी एक बार में 2 काम कर दिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो 2D मोशन क्या होता है, 1D मोशन क्या था जो केवल एक दिशा में हो। जैसे यूं आप सीधे सीधे चल रहे हैं, बिल्कुल साइकिल सवार हैं आप और बिल्कुल सीधे सीधे चलते हैं, तो आप कहोगे ये एक 1D मोशन है, एक दिशा में गति है। अगर आप 2 दिशाओं में गति करेंगे, 2 दिशाओं में गति का मतलब क्या है समझिए। 2D मोशन का मतलब होता है 2 दिशाओं में गति।
अब आखिर ये कैसी होती है दो दिशाओं में गति? देखिए, अभी मैं आपको समझाता हूं। दो दिशाओं में गति यानी कि मोशन इन टू डायरेक्शंस। डायमेंशन का मतलब ये होता है, डायमेंशन का मतलब डायरेक्शन है। अब मैंने आपको बताया था कि अगर आप ऐसे चल रहे हैं तो ये एक ही डायरेक्शन है, ये एक डायरेक्शन है, ये एक डायरेक्शन है। आप अपने कमरे के तीनों कोने देखिए, ये एक डायरेक्शन है, ऊपर नीचे एक डायरेक्शन है, आगे पीछे एक डायरेक्शन है। तो तीन डायरेक्शन संभव है। हम हमारे सिलेबस में केवल दो डायरेक्शन तक है। कैसे? सुनो, अगर मान लो कोई व्यक्ति गोल गोल घूमता है ऐसे, ए, ऐसे मान लो ये गोल गोल घूम रहा है कोई व्यक्ति, और वो यहां से लेकर यहां तक आता है, ऐसे घूम के, ऐसे घूम के यहां से लेकर यहां तक आ जाता है। तो उसकी गति को आप कैसे देखेंगे? मैं ये कह सकता हूं कि पहले वो ऐसे आया होगा और फिर वो ऐसे आया होगा, और इसको ऐसे कह लो, ठीक है? ये मान लो कि वो यहां तक ही आया था, ठीक है? तो पहले वो ऐसे आया, पहले वो ऐसे आया। तो आपने अगर मेंसुरेशन पढ़ी होगी, उसमें इसको बोलते हैं एक्स, इसको बोलते हैं वाई। तो यहाँ पे देखो, अगर कोई आदमी गोल गोल घूमता है तो वो दो दिशाओं में चल रहा है, टू डायमेंशन में चल रहा है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? टू डी मोशन कहते हैं, द्विविमीय गति कहते हैं। अब गोल गोल घूमने के बड़े ही सारे तरीके हैं, उसी के आधार पर हम द्विविमीय गति को बांट देते हैं। देखिए, सीधे चलने का केवल एक तरीका, तो एक ही तरीका है। अब द्विविमीय गति के कई सारे तरीके हैं भाई। प्रत्युष कुमार जी, अगर आपके अंदर वाली दांत तीन सड़ चुकी हैं, मेरा मेडिकल हो सकता है, तो कृपया उन दांतों को सही करवा लीजिए, तो कैप वगैरह लगवाइए, कुछ तो करवाइए उसका सॉल्यूशन, ठीक है? चलो, अब देखो कैसे कैसे हैं, अलग अलग हमने इनको बांटा हुआ है। इसका पहला तरीका है, गोल गोल घूमने का पहला जो तरीका है वो क्या है? जैसे मान लो एक फुटबॉल है, आपको डायग्राम देख भी रहा होगा। जैसे आप फुटबॉल को किक करते हैं तो फुटबॉल एक विशेष तरीके से जाती है। भाई फुटबॉल ऐसे करके जाएगी, डायग्राम को मैं और हाईलाइट कर देता हूं। ये फुटबॉल ऐसे करके जाएगी, तो फुटबॉल जो है वो यूं इस तरीके से जाएगी। वो ऐसा नहीं है कि जमीन में आके पूरी गोल घूम जाएगी, ऐसा भी नहीं है कि वो केवल सीधी ऊपर जाएगी या सीधी जाएगी, नहीं। फुटबॉल को अगर आप फेंकेंगे तो वो ऐसे ही करके जाएगी। अगर आप रॉकेट को छोड़ते हैं, रॉकेट को लॉन्च करते हैं, तो कोई भी रॉकेट ऐसा नहीं है पृथ्वी से बिल्कुल सीधा जाएगा, नहीं, पृथ्वी से हमेशा ऐसे करके जाता है रॉकेट। ये किसके कारण है? गुरुत्वाकर्षण के कारण है। वो हमें गुरुत्वाकर्षण वाले चैप्टर में पता लगेगा। ये देखो, जैसे रॉकेट का ही ये पिक्चर है, तो रॉकेट कहीं आप छोड़ोगे तो वो इसी तरीके से जाता है। इसके साथ साथ अगर आप बंदूक से गोली देखोगे, और एग्जाम्पल ले लेते हैं, दो तो ये हो गए। बंदूक से निकली गोली की गति, बंदूक से निकली गोली की गति भी यही होती है, बंदूक से निकली गोली की गति, ठीक है? गोली की, या गोली, हाँ गोली की गति कह दीजिए। उसके साथ साथ अगर आप देखोगे भाला फेंक, जो जेवलिन थ्रो होता है, भाला फेंक, तो भाला फेंक में भी ऐसे फेंकोगे भाला तो यही रास्ता वो तय करता है। भाला भी ऐसा नहीं है कि सीधा जाएगा, वो ऐसे जाएगा, ऐसे करके फिर गिरेगा। ये किसकी वजह से है? ये है आपका, ये है आपका, किसकी वजह से? ग्रेविटी की वजह से, गुरुत्वाकर्षण की वजह से। तो भाले की गति, भाले की गति, तो इतना तो सब जानते होंगे ना, बंदूक से निकली गोली इंग्लिश वाले भी जानते होंगे। भाले को मैं लिख देता हूं जेवलिन थ्रो, जेवलिन थ्रो, ठीक है? THROW, जेवलिन थ्रो। तो ये सारी गति, जो इस तरह की गति होती है, इनको हम बोलते हैं प्रक्षेप्य गति, प्रोजेक्टाइल मोशन, जो केवल ऐसे चलेंगे और इस पैटर्न को फॉलो करके नीचे गिर जाएंगे। ऐसा तो नहीं कि बाहर आते होंगे सब वापस, नहीं। तो इस तरह की हर एक गति को हम प्रोजेक्टाइल मोशन बोलेंगे, प्रक्षेप्य गति हम इसको बोलेंगे, ठीक है? अब देखिए, प्रक्षेप्य गति से और क्या क्या सवाल आते हैं। अगला प्रश्न बनेगा कि ये जो रास्ता है, भाई ऐसे सीधे चलने को तो हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेट लाइन बोलते हैं, सरल रेखा। इस रास्ते को क्या बोलते हैं? तो ये जो रास्ता है ये होता है आपका परवलयाकार। जैसे भाई देखो, सीधे चलने को स्ट्रेट लाइन, गोल गोल घूमने को सर्कल कह दो, इसको क्या बोलोगे? इसको बोलोगे परवलयाकार। अगर कोई भी सर्कल पूरा नहीं है, बस वो यहां तक है, तो इसको बोलेंगे हम परवलयाकार, यानी कि पैराबोलिक। तो प्रश्न आएगा कि बताइए, जो प्रक्षेप्य का पथ है,
पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल है ये कैसा होता है, तुम टक से कह देना परवलाकार होता है। प्रश्न आएगा, प्रश्न आएगा। इससे बनने वाले सारे इंपॉर्टेंट प्रश्नों को मैं नोट डाल के लिख देता हूं। पूछेगा पहला प्रश्न कि प्रक्षेप्य का पथ, प्रक्षेप्य का पथ कैसा होता है, तो तुम कह देना ये होता है परवलाकार, यानी कि पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल जो होता है ये होता है आपका पैराबोलिक। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद दूसरा आपसे पूछा जाएगा कि अगर आप किसी भाले को फेंकना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि भाला ज्यादा से ज्यादा दूरी तक जाए, तो यहां से कितने डिग्री के एंगल पे फेंकना पड़ेगा। और ज्यादा से ज्यादा दूरी को बोलते हैं परास। आप चाहते हो कि प्रक्षेप्य गति में कोई चीज अधिकतम परास तक जाए, यानी कि जो रेंज है उसकी वो मैक्सिमम हो, रेंज उसकी मैक्सिमम हो, रेंज उसकी मैक्सिमम हो, तो एंगल कितना होना चाहिए, तो आप कहोगे एंगल होना चाहिए 45 डिग्री। भाला फेंकने वाले इस तरीके से भाले को पकड़ते हैं और टक से फेंक देते हैं, है ना जी, बिल्कुल अमित सिंह। आगे आप देखेंगे, अमित सिंह नोटिफिकेशन आने पे एक बार और चेक कर लेना। अगर आप चाहते हैं कि कोई चीज ज्यादा ऊंचाई तक जाए, बहुत ज्यादा ऊंचाई तक जाए, तो ऊंचाई तक जाने के लिए अधिकतम ऊंचाई के लिए एंगल कितना होना चाहिए, प्रश्न आएगा। अधिकतम ऊंचाई के लिए, अधिकतम ऊंचाई के लिए, यानी कि मैक्सिमम हाइट के लिए कितना एंगल होना चाहिए, तो आप कहोगे भैया इसके लिए एंगल होना चाहिए 90 डिग्री। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और गजब आंसर सब लोग आप कर रहे हैं, जैसे कि शायद आपको चीजें पहले से ही पता है, कहीं ना कहीं मेहनत तो आपने पहले से की हुई है। वेरी गुड भैया मयूर जी। फर्क ये होता है कि देखो वेलोसिटी में डायरेक्शन नहीं है, सॉरी वेलोसिटी में डायरेक्शन है और स्पीड में कोई डायरेक्शन नहीं है। मतलब जब आप एक चलती हुई बॉडी की डायरेक्शन भी कंसीडर करेंगे तो आप कहेंगे हम वेलोसिटी देख रहे हैं, और अगर आप केवल मैग्नीट्यूड कंसीडर करेंगे कि ये बॉडी 50 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, ये नहीं मतलब आपको ईस्ट में चल रही है, वेस्ट में चल रही है, नॉर्थ में चल रही है, साउथ में चल रही है, तो आप कह रहे हैं हम उसकी स्पीड के बारे में बात कर रहे हैं। ये केवल फर्क है। भैया अग्निवीर की डेट ऑफ बर्थ का आपको पता चलेगा नोटिफिकेशन आने के बाद। ठीक है, चलो देखिए, जिनके हाथ में टैटू है अभी से लेजर करवा लीजिए, मेरी पर्सनल सजेशन है। और लेजर भी किसी अच्छे डॉक्टर से करवाइए, खर्चा तो थोड़ा आएगा लेकिन जिंदगी की बात है। अच्छे डॉक्टर से करवाइए लेजर, और लेजर करवाने के बाद वो हल्का हल्का सा मिट जाएगा और मिटने पे वहां पे एक निशान बन जाएगा। तो नोटिफिकेशन में साफ लिखा होता है कि अगर टैटू है और उसको हटवाया गया है और हल्का सा निशान है तो हम उसको दाग धब्बे में कंसीडर करेंगे, टैटू में कंसीडर नहीं करेंगे। दाग धब्बे को भी देखा जाएगा अगर उसमें कोई इशू नहीं है तो फिर आपको पास कर दिया जाएगा। ये रहता है टैटू का। ठीक है, चलो सही है जी। तो ये हो गई आपकी अधिकतम परास, अधिकतम ऊंचाई, और प्रक्षेप्य का पथ जो होता है वो कैसा है, परवलाकार होता है। उम्मीद है आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। तो 2D मोशन में पहली गति ये हो गई। 2D मोशन की दूसरी गति आती है एंगुलर मोशन, कोणीय गति। और देखो ये जो बाकी मोशन है, टोटल हमें 4 गति पढ़नी है द्विविमीय गति में, 2D मोशन में। 4 में से 3 के बारे में तो थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, लेकिन इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है। तो इसको हम कल स्टार्ट करेंगे, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। बाकी सबको थोड़ा थोड़ा सा पढ़ लेते हैं जितना उनसे प्रश्न पूछा जाता है। तो इसको अभी होल्ड कर दो, इसको हम कल स्टार्ट करेंगे। तीसरे नंबर की जो गति है दोलनी गति है, ऑसिलेटरी मोशन, या इसी को बोलते हैं हम सिंपल हार्मोनिक मोशन। ऑसिलेटरी मोशन का मतलब क्या है, जैसे मान लो ये पेन है, ये पेन को मैं ऐसे नॉर्मल सा पकड़े रहूं तो ये यहीं रहेगा। इसको बोलेंगे इसकी साम्य स्थिति, मीन पोजीशन। मीन पोजीशन का मतलब जहां पर कोई भी बॉडी रेस्ट में रहेगी कि भैया रेस्ट में है। अब अगर तुम इसको ऐसे पकड़ के धक्का दे दोगे यहां से, तो ये ऐसे ऐसे करता रहेगा। मान लो लगातार इस पे कोई फोर्स लगता रहे तो ऐसे ऐसे करता रहेगा, यानी कि ये अपनी इस पोजीशन के इधर और उधर गति कर रहा है। तो कोई भी वस्तु जो अपनी माध्य स्थिति के इधर और उधर गति करती है, टुक 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 टुक, पूरी गति नहीं कर रही है, ये भी टुक 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 ऐसे करके गति कर रही है, तो ना तो ये एक गोल घूमने वाली पूरी गति है, ना ही ये प्रोजेक्टाइल मोशन है। भाई प्रक्षेप्य गति का मतलब ऐसा थोड़ी है कि गोली गई फिर वापस आई, गोली गई फिर वापस आई, नहीं।
ये एक अलग तरह की गति है। इसको बोलते हैं हम दोलनी गति कहिए या फिर काल्पनिक गति भी इसको हम कहते हैं। तो दोलनी गति कहिए या इसी का नाम होता है काल्पनिक गति। ठीक है, दोलनी गति या फिर इसी का नाम होता है काल्पनिक गति, यानी कि वाइब्रेटरी मोशन। तो ऑसिलेटरी बोलिए, सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलिए, या फिर आप वाइब्रेटरी मोशन भी कह सकते हैं। ठीक है, जैसे झूले पर झूलना हो गया, दीवार घड़ी का जो पेंडुलम होता है, सब इसी की होती है। बिल्कुल झूला जो होता है ऐसे करके, वो भी यही गति है। अगली गति जो इसमें आती है, ये आती है आपकी पीरियोडिक मोशन, आवर्त गति। अच्छा, बड़ा ही कंफ्यूज रहता है। कभी तो आप झूले पर झूलने को पढ़ लेते हो कि ये एक सरलावर्त गति है, कभी पढ़ लेते हो आवर्त गति है। समझो, पहले इनको समझ लो। आवर्त गति क्या होती है, पीरियोडिक मोशन क्या होता है, कि जब कोई भी वस्तु अपनी गति को एक फिक्स टाइम के बाद, एक निश्चित समय के बाद दोहराती है। पहले समझिए, जैसे मान लो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है। ऐसा तो नहीं है कि 2023 में उसने 365 दिन लिए हों और 2024 में 700 दिन ले लिए हों। नहीं, एक फिक्स टाइम उसका है। सूर्य का पृथ्वी के चारों ओर घूमने का एक फिक्स टाइम है। जब कोई वस्तु अपनी गति को एक निश्चित समय के बाद दोहराएगी तो उस गति को हम कहेंगे आवर्ती गति, पीरियोडिक मोशन। आवर्त का मतलब ये होता है दोहराना, पीरियड का मतलब दोहराना। अब एक बच्चा सोचो, मैं आपसे पूछता हूं कि पीछे हमने पढ़ा कि जो पेंडुलम की गति है, क्या ये भी तो अपने मोशन को एक निश्चित समय के बाद दोहरा रहा है? आप कहोगे बिल्कुल। तो ये दोनों तरह की गति है। ये आवर्त गति भी है और ये सरल आवर्त गति भी है, यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन भी है, दोलनी गति भी है। तो ये आवर्त गति भी है और ये सरल आवर्त गति भी है, यानी कि ये दोलनी गति भी है। अब बच्चा कहीं पढ़ लेगा कि आवर्त गति है, कहीं पढ़ लेगा ये दोलनी गति है। ये दोनों तरह की गति होती है। ठीक है भाई, तो जरूरी नहीं है कि कोई भी वस्तु एक ही तरह का मोशन करे। भाई, आपका नाम यहां हो सकता है, गांव में सुंदर हो, स्कूल में कलुआ हो, आप थोड़ी बदल गए। तो एक वस्तु कई सारे तरह की गति दोहरा सकती है। अब आप खुद से उदाहरण देख लो। जैसे एक भैया पूछ रहे हैं घड़ी की सुई की गति, तो ये निश्चित समय अंतराल के बाद दोहरा रही है, तो आवर्ती गति हो गई। अब चाहे इसमें कोई भी एग्जाम्पल डाल सकते हैं, एग्जाम्पल हजारों हो सकते हैं, सारे करवा पाना संभव भी नहीं है ना? तो आप खुद से देख लेना कि किस तरह की गति की श्रेणी में उसको रखना है। तो 2D मोशन में ये 3 गति आपको क्लियर हो गई, इनके बारे में इतना इतना ही पढ़ना है। और चौथी जो गति है, फोर्थ जो आपकी मोशन बचा हुआ है, उसके बारे में हम कल बात करेंगे, जिसको हमने कहा सर्कुलर मोशन, आवर्त गति। अभी तक आपने देखा कि सर्कुलर मोशन के बारे में हम कल बात करेंगे, और वो पूरा एक कंप्लीट मोशन होता है। इसमें छोटे छोटे से और बहुत अच्छी अच्छी डेफिनेशन हैं। तो मुझे उसमें लग जाएगा आधा घंटा या और भी ज़्यादा, 40-45 मिनट। तो उसको अभी स्टार्ट नहीं करेंगे, कल ही करेंगे। मिलते हैं फिर कल। आशा करूंगा सब कुछ आपको बेहतरीन समझ में आ रहा होगा। मेरी कोशिश होती है कि सब चीज़ें सीक्वेंस में चलें, ताकि जब हम अगली चीज़ों को पढ़ें तो पिछली चीज़ों की जानकारी आपके दिमाग में हो। ऐसे ही आप कोशिश करिए कि सारी चीज़ों को अच्छे से रिवाइज करके आएँ, ताकि कल की चीज़ें आपको बेहतर समझ में आ जाए। चलिए मिलते हैं कल। नमस्कार, धन्यवाद।